अब चीन से होगा 1962 की जंग का हिसाब बराबर। कैलाश रेंज में घुसकर मारेगी भारत की स्पेशल फोर्स। अरुणाचल में पहाड़ का सीना चीर कर मचाएंगे तबाही। -15 डिग्री पर बीआरओ ने कर डाला कमाल। दोस्तों, गलवान घाटी में चीन के साथ पिछले साल जून में हुई भिड़ंत के बाद यह साबित हो चुका है कि भारत के शेरों का दुनिया की कोई फौज मुकाबला नहीं कर सकती। दोस्तों, हड्डियों तक जमा देने वाला जिस -45 डिग्री के टेम्परेचर पर हिंदुस्तानी फौज सरहदों की निगरानी करती है, वैसा करना तो दूर, सोचना भी चीन, अमेरिका और रूस सरीखे देशों के सैनिकों को हाइपोथर्मिया का शिकार बना देता है। इन दुरूह परिस्थितियों के बारे में तो सोचकर ही चीन की पीएलए के प्यादे बर्फ में गल जाते हैं, लेकिन भारत के सैनिक इन्हीं परिस्थितियों में डटकर न केवल भारत माता की रक्षा करते हैं, बल्कि देश का डंका पूरी दुनिया में बजाते हैं। दोस्तों, भारत के ये वीर सपूत कैसे कर लेते हैं ये सब? दुनिया के धुरंधर मुल्कों के लिए भी इन परिस्थितियों में सरहदों की सुरक्षा करना मुमकिन नहीं होता। तो फिर मोदी ने कैसे 1962 के युद्ध का इंतकाम लेने का खाका खींच दिया है? कैसे लद्दाख में एलएसी पर हिंदुस्तान की तैयारियों को देख ड्रैगन जिनपिंग के पसीने छूट रहे हैं? युद्ध हुआ तो कैसे भारत चीन पर 19 नहीं बल्कि 21 पड़ने वाला है? -5 डिग्री में कैसे लड़ रहे हैं भारतीय सैनिक? आखिर भारत के पास वो कौन सी ताकत है जो भारत को बना देती है अजेय? दुनिया की सबसे फौलादी सेना इस वक्त कैसे करती है काम? दोस्तों, मैं आपको जो बात बताने वाला हूं उसे सुनकर ही आपका सीना सहर उठेगा, क्योंकि इससे पहले ये जानकारी आप तक नहीं पहुंची होगी। लिहाजा वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और इसके बारे में आपकी जो भी राय हो वो मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताइए। चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत एलएसी पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटा हुआ है। बीआरओ के डीजी ने भी दावा किया है कि एलएसी पर अब भारत और चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खास अंतर नहीं रह गया है। भारत अब अरुणाचल प्रदेश से सटे चीन बॉर्डर पर टनल, ब्रिज और सड़कों का जाल बिछा रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको कुछ और बातें बताऊं, ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में भारत और चीन कहां तक पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 1962 के युद्ध में तवांग से बुमला तक कोई सड़क नहीं थी, जिसका खामियाजा भारत को हार के रूप में उठाना पड़ा। क्या महत्व है तवांग से बुमला तक की सड़क का, मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको यह जानकर भी बेहद खुशी होगी कि भारत ने चीन को पिछले ही हफ्ते एक और युद्ध में मात दे दी है। लेकिन यह युद्ध हथियारों का नहीं है, बल्कि सीमा पर बुनियादी विकास का है। सरहद पर चीन से लड़ने के लिए सेना को हथियारों की जितनी जरूरत पड़ती है, उतनी ही जरूरत सरहद में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की है। और चीन जैसे दुश्मन को देखते हुए भारत इस जरूरत को बखूबी समझता है और दोस्तों, इसे पूरा करने में संजीदगी से काम भी कर रहा है। और दोस्तों, इसी कड़ी में 14 अक्टूबर को ही एलएसी के पास अरुणाचल प्रदेश में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेला टनल के आखिरी चरण के काम का उद्घाटन कर दिया है, जो चीन पर लगाम लगाने और उस पर नजर रखने में बड़ा मददगार साबित होगा। दोस्तों, करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर बेहद तेजी से सेला टनल बनाई जा रही है। पिछले हफ्ते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सेरेमनी के जरिए टनल का लास्ट ब्लास्ट किया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ इस टनल प्रोजेक्ट को बना रहा है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तेजपुर, टेंगा, रूपा, चारदूर और तवांग रोड को जोड़ने वाली सेना टनल 1555 मीटर लंबी है। इसके करीब ही इसकी एक और दूसरी टनल है जो करीब 980 मीटर लंबी है। इस टनल की एस्केप ट्यूब करीब 980 मीटर लंबी है। दोस्तों, फरवरी 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
इस ऑल वेदर टनल की नींव रखी थी। इसका कारण था कि जिस तेजी से चीन ने सरहदी इलाकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए हैं, अरुणाचल प्रदेश तक वो ट्रेन ले आया है। भारत को उसकी कार्ड तैयार करनी ही थी। दोस्तों, सेला टनल चीन की बदमाशियों का ही जवाब है। सेला टनल अपने आप में बेमिसाल खूबियों वाली है। दरअसल सर्दियों के मौसम में इलाके में जबरदस्त बर्फबारी होती है, लिहाजा दुर्गम इलाकों का अन्य इलाकों से संपर्क कट जाता है। लिहाजा न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग टेक्नोलॉजी के जरिए इस सुरंग को स्नो लाइन से काफी नीचे बनाया जा रहा है, ताकि सर्दियों के मौसम में बर्फ हटाने की जरूरत ही ना पड़े। रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह टनल बनने के बाद दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बन जाएगी। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस सेला टनल का फायदा क्या कुछ है। दोस्तों, सेला टनल के बनने से असम के तेजपुर से चीन सीमा से लगे तवांग तक पहुंचने में काफी तेजी आ जाएगी, क्योंकि फिलहाल सेला पास पर गाड़ियों की स्पीड काफी कम हो जाती है। सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण करीब 3 महीने तक सेला पास यानी दर्रा बंद हो जाता है, लेकिन टनल बनने के बाद यह रास्ता 12 महीने खुला रहेगा। अगले साल यानी 2022 के मध्य तक इस टनल का काम पूरा हो जाएगा और टनल बनने से एलएसी पर तैनात सैनिकों की मूवमेंट भी काफी तेजी से की जा सकती। सुरंग निर्माण पूरा होने पर अरुणाचल प्रदेश समेत पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास तेजी से होने वाला है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा या फिर किसी भी विषम परिस्थिति में सैनिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी तेजी आ जाएगी। दोस्तों, बीआरओ का दावा है कि एलएसी पर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में चीन की बराबरी कर ली है। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सड़क, पुल और टनल निर्माण में भारत और चीन में कोई खास अंतर नहीं रह गया है। पिछले कुछ वक्त में बीआरओ का बजट लगभग 2 गुना हो चुका है। जल्द ही बीआरओ का बजट 10 से 11,000 करोड़ हो जाएगा, जो अभी 8,763 करोड़ का है। दोस्तों, आपका सीना ये जानकर गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि मोदी राज में सीमा की सुरक्षा के लिए लगातार होती मेहनत रंग लाने लग गई है। 2008 से लेकर 2014 के बीच बॉर्डर पर करीब 3,600 किलोमीटर सड़कें बनाई गई, जबकि 2014 से 2020 के बीच 4,764 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। सीमावर्ती सड़कों का बजट भी इस अवधि में 23,000 करोड़ से बढ़ाकर 47,000 करोड़ हो चुका है। यानी टीम मोदी जानती है कि अगर ड्रैगन को हराना है तो भारत का कोई भी कोना, खुद भारत आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, इस मिशन पर चलते हुए देश में 2008 से लेकर 2014 के बीच करीब 7,000 मीटर पुलों का निर्माण हुआ था, जबकि पिछले 6 सालों में यह निर्माण 2 गुना यानी 14,000 मीटर हो गया है। यहां तक कि 2008 से लेकर 2014 में सीमा पर केवल 1 सुरंग का निर्माण हुआ था, जबकि 2014 से 20 के बीच में ही 6 सुरंगों का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, ये तो रही बात सरहदी इलाकों में मजबूत किए जाते भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर की। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिन फौलादी सैनिकों के लिए बनाया जा रहा है, आखिर वो फौलादी सैनिक बनते कैसे हैं। दरअसल दुनिया के सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड्स पर भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान -15 से लेकर -50 डिग्री की भयंकर जमा देने वाली ठंड में डटे हुए हैं। दोस्तों, -15 से लेकर -50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के नीचे भारतीय जवान सरहदों की रखवाली करते हैं, जबकि इस मामले में चीनी फौजी कमजोर साबित हो चुके हैं। वो लगातार यहां तैनाती भी नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद पूर्वी लद्दाख में एलएसी से चीन को अपने 10,000 सैनिकों को वापस बुलाना पड़ गया था। लेकिन दोस्तों, इन्हीं विषम हालातों में हमारे लाखों फौजी चीनी सैनिकों की आंखों में आंखें डालकर उनकी हरकतों पर नजर रख रहे हैं। जिस तापमान की बात हम कर रहे हैं वो सियाचिन और लद्दाख जैसे बेरहम बैटल ग्राउंड्स का है। ऐसे भयंकर ठंडे माहौल में भारतीय सैनिक मुस्तैदी से ड्यूटी देते रहते हैं। आलम तो यह है दोस्तों कि सियाचिन और लद्दाख वाले इन इलाकों में पीने का पानी हासिल करना भी बेहद मुश्किल काम होता है, क्योंकि इतने कम तापमान पर हर चीज जम जाती है। इतना ही नहीं, इन इलाकों में तैनात जवानों को बोलने में भी कठिनाई होती है।
दोस्तों यहां बात करते वक्त अक्सर आवाज अस्पष्ट हो जाती है। दोस्तों बर्फ और ठंड के अलावा अत्यधिक ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी और हवा में कम सघन होने के कारण भी यहां शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता है। दोस्तों सियाचिन या लद्दाख में बर्फ, तेज हवा और सर्द मौसम में होने वाली समस्याओं का आकलन करने के लिए देश के रक्षा शोध एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने कुछ वक्त पहले सेना के 15 डॉक्टरों और 3 वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई थी। दोस्तों उस टीम ने साल 2012 से लेकर 2016 के बीच स्टडी करके बताया कि पर्वतारोहियों की तरह ही सियाचिन और लद्दाख जैसे अन्य बर्फीले इलाकों में तैनात भारतीय सैनिक भी फ्रॉस्ट बाइट का सामना करते हैं। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब है कि अगर सैनिक ऐसे बर्फीले मौसम में नंगे हाथों से राइफल और बैरल या ट्रिगर को छू लें तो उन्हें अपने हाथ भी गंवाने पड़ सकते हैं। दरअसल वहां अत्यधिक ठंड से अंगुलियां गल जाती हैं। इसके अलावा कई बार श्वसन तंत्र के जरिए फेफड़ों में संक्रमण से निमोनिया भी हो जाता है। और दोस्तों यही वजह है कि इन इलाकों में सैनिकों को पोस्टिंग की अवधि में नहाने और दाढ़ी बनाने में छूट भी मिलती है। सर्द इलाकों में तैनात सैनिकों के दिल और मस्तिष्क में ब्लड क्लोटिंग की भी समस्या पैदा हो जाती है। ये समस्या फ्रॉस्ट बाइट से ज्यादा गंभीर होती है। मैदानी इलाकों के मुकाबले ग्लेशियरों में ब्लड क्लोटिंग का खतरा 100 गुना ज्यादा होता है। इसमें जान जाने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लिहाजा विपरीत परिस्थितियों में ज्यादा दिनों तक रहने के लिए सैनिकों की भूख और नींद भी मरने लगती है, वजन घटने लगता है, यादाश्त कमजोर पड़ने लगती है। इसके अलावा और भी खतरे हो सकते हैं, लेकिन भारत के इन जाबाजों को मिलने वाली एक खास ट्रेनिंग इन्हें इन सब परिस्थितियों से जूझने के काबिल बना देती है। दोस्तों लद्दाख और सियाचिन जैसे इलाकों में तैनाती से पहले सैनिकों को हथियार चलाने के अलावा हिम्मत बढ़ाने और सर्दी में मददगार साबित होने वाले उपकरणों के संचालन की ट्रेनिंग दी जाती है। सैन्य नियमों के मुताबिक इन जगहों पर सैनिकों की पोस्टिंग का एक निश्चित कार्यक्रम होता है। सैनिकों को बेस कैंप में स्थित सियाचिन बैटल स्कूल में वैज्ञानिक तरीके से 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। जवानों को बर्फीले दर्रे पार करने, बर्फ की मोटी दीवारों पर चढ़ाई करने की ट्रेनिंग दी जाती है। हिमस्खलन से जमा हुई बर्फ को साफ करने और आपदा के दौरान बचाव और राहत कार्य चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और दोस्तों यदि कोई सैनिक एक बार में इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाता तो उससे 1 महीने की ट्रेनिंग और दी जाती है ताकि वो लद्दाख और सियाचिन जाने के योग्य हो सके। दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को बर्फीले स्थानों पर इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की जानकारी दी जाती है। ये उपकरण इन सैनिकों को हर वक्त अपने पास रखने होते हैं। इसमें खास किस्म के चश्मे होते हैं। दोस्तों ये चश्मे 100% पराबैंगनी प्रतिरोधी होते हैं ताकि दिन में सूरज चमकने और उसकी चमक बर्फ पर पड़ने के बाद आंखों में जाए तो आंखों की रोशनी जाने का खतरा नहीं हो। सैनिकों को खास कपड़ों के अलावा एल्यूमिनियम अलॉय और पॉलीथीन पैड से बने बेहद मजबूत पिट्ठू बैग से लैस किया जाता है, जिसमें वो 25 किलोग्राम तक का भार ढो सकते हैं। दोस्तों सियाचिन में तैनात सैनिक लंबे समय से ऑस्ट्रेलियाई जैकेट और पैंट का इस्तेमाल करते हैं। थर्मल कपड़ों से बने 4 परतों वाले इस जैकेट में बतख के पंख होते हैं। ये जैकेट और पैंट सैनिकों को तेज हवाओं और मौसम के दूसरे प्रभावों से बचाती हैं। सैनिक सबसे ऊपर जो कोट पहनते हैं उसे स्नो कोट कहते हैं। दोस्तों इस बार सियाचिन, लेह लद्दाख और सिक्किम में तैनात होने वाले जवानों के लिए 3 लेयर वाले एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है, जिनको अमेरिका से मंगवाया गया है। इसके एक सेट की कीमत 35 से 50 हजार रुपए तक होती है। इस सिस्टम की बाहरी परत गोरटेक्स नाम के कपड़े की बनी होती है। गोरटेक्स वाटरप्रूफ और ब्रीदेबल फैब्रिक होता है। ये तरल पदार्थ जैसे पानी को भी अंदर नहीं आने देता, मगर भाप को अंदर आने देता है। ये बेहद हल्का होता है। सैनिकों को बर्फ के नुकसान से बचाने वाले दस्ताने भी दिए जाते हैं। इन्हें ऐसे बनाया जाता है ताकि सैनिक राइफल चला सकें। दोस्तों सियाचिन में तैनात सैनिकों को 4 किलोग्राम तक वजन वाले बूट पहनने पड़ते हैं। इनके तलों में कीलें लगी होती हैं। ये खास जुराब से लैस होते हैं जो सैनिकों के पैरों को 0 से -50 डिग्री तक के तापमान में सुरक्षित रखते हैं। हथियार के रूप में इंसास राइफल के अलावा एक सैनिक को रेडियो सेट, बैटरियां, हिमस्खलन में दबे लोगों का पता लगाने में सहायता करने वाले उपकरण, बर्फ काटने वाली कुल्हाड़ी, रस्सी आदि को भी हमेशा साथ रखना होता है। दोस्तों इन हालातों में भारत मां के सपूत और बीआरओ की टीम हमारे देश की सुरक्षा में दिन रात
बिना अपनी जान की परवाह किए डटी हुई है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर आप इन्हें आभार प्रकट करके इन जवानों का हौसला जरूर बढ़ाएं।